हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम है सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो बेटा कोई भी वीडियोस देखने के लिए फ्रॉम KG1 टू 12th आप सारे कोर्सेज में सारी वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे हम सारे सब्जेक्ट रिलेटेड सारे KG1 टू 12th सारी वीडियोस देते हैं, ऑल फॉर फ्री, निःशुल्क एकदम। तो फ्री का ज्ञान मिले, जल्दी से लपका लिया करो, है ना। फ्री की चीज़ अपने वैसे इंडियन से जुगाड़ू हैं, अपने क्यों पे करें हम कहीं जाके, जब सारी चीज़ें आपको फ्रीली मिल जाए। तो सही बात है कि नहीं। चलिए, तो आज एक और हम लोग फर्दर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको हमने चालू किया था पिछले वीडियो में, जो कि है हमारा बजट, गवर्नमेंट बजट। कि गवर्नमेंट बजट क्या बनाती है, कैसे बनाती है। हमने समझा बजट एक एस्टिमेशन होता है, एक अनुमान होता है, कितना खर्चा करेंगे, कितनी इनकम होगी, उसके बारे में, हाँ या ना। हमने काफ़ी सारी तरह की चीज़ें समझी, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बजट किस लिए बनाया जाता है, क्या पर्पज़ है उसका, कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं, हमने उन सब चीज़ों की बात करी। पर्पज़ क्या है बनाने का, उसकी मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए, कब हम लोग हैं। बजट जो है बेसिकली इंडियन यूनियन बजट, देश के अगर सेंट्रल बजट की बात करें तो हम उसे इंडियन यूनियन बजट भी कहते हैं। कब लॉन्च होता है, कैसे लॉन्च होता है, हलवा सेरेमनी क्या होती है, किसने सबसे ज़्यादा बजट रिप्रेजेंट किए गए, आपने सब चीज़ें पढ़ी। मतलब मैंने एक्स्ट्रा ही इन्फॉर्मेशन आपको दी जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है। आज हम लोग आ जाते हैं उसके एक और आगे वाले पार्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बजट एंड रेवेन्यू रिसीट्स। बजट रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, ये सारी क्या बातें हैं। इसके बाद भी हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि बजट रिसीट्स क्या होती हैं और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और अच्छे से ब्रीफली समझेंगे कि इनका बाइफर्केशन क्या है। ये हमने सुना तो होगा अकाउंट्स में, आपने इनका एक बार फिर भी समझा तो होगा कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, ये आपने पढ़ा तो होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। लेकिन कई बार आपको याद नहीं आ पाता, कि इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। वो सब अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। हम सारे एस्पेक्ट में चीज़ें समझेंगे, हर एक चीज़ों को समझेंगे, उसकी डेफिनेशन से लेकर रियल लाइफ एग्जाम्पल से लेकर हर एक सिनेरियो को हम समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए, लेट्स मूव इनटू द टॉपिक एंड लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज बजट रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। आइएगा, सबसे पहले बजट रिसीट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी। अनुमान लग रहा है, यहां पे भी अनुमान लग रहा है। एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स, मनी रिसीट्स मतलब क्या, इनकम। बेसिकली क्या बोल रहे हैं अपन, इनकम की बात कर रहे हैं, कितनी इनकम होने वाली है ऑफ द गवर्नमेंट, किसकी होगी, गवर्नमेंट की, फ्रॉम ऑल सोर्सेस, जितने भी सोर्सेज हैं, जिस भी सेंस में कमा सकते हैं, हर तरह के सोर्सेज, फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर के अंदर, मतलब रेवेन्यू रिसीट से जो कमाओगे वो, कैपिटल रिसीट से कमाओगे जो, दोनों मिलाकर जितनी भी हर सेंस में जो भी कमाने वाले हो ना आप, वो सारी की सारी बजट रिसीट के अंदर आती है। किसके अंदर आती है बेटा, बजट रिसीट के अंदर आती है। मतलब देश में जो भी इनकम होगी वो आप बजट रिसीट का पार्ट मानते हो, वही बजट रिसीट होता है। तो मतलब पूरे देश से जो इनकम आने वाली है गवर्नमेंट को, उसका एक अनुमान लगाना ही बजट रिसीट होता है। सिंपल भाषा में, कि पूरे देश में जितना भी पैसा आप कमाने वाले हो, जितना भी इनकम आप जनरेट करने वाले हो, जितने भी रिसीट्स आपको मिलने वाले हैं, वो एक साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में आप जितना भी कमाने वाले हो, उसका एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। वो दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं फर्दर, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। बेटा रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स हम पढ़ने वाले हैं आज, रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद जरा हम समझेंगे कि और सारी चीजें क्या होती हैं। आइएगा जरा देखते हैं व्हाट आर रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। बेटा बजट रिसीट, बजट रिसीट के अंदर दो चीजें अपन ने पढ़ा, एक रेवेन्यू रिसीट, दूसरा कैपिटल रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, जरा ध्यान से सुनना। रेवेन्यू रिसीट बेटा ऐसी रिसीट होती है जो कि आपकी रेकरिंग इन नेचर होती है। कैसी होती है बेटा, रेकरिंग, ये बार बार आ रहा है आपके पास, रेकरिंग इन नेचर होती है। कैसी होती है बेटा, रेकरिंग इन नेचर, बार बार आ रहा है पैसा ये आपके पास, ठीक है। बार बार ये पैसा आ रहा है, हर बार आ रहा है।
इसके अंदर ऐसे खर्चे होते हैं जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे मिलते ही मिलते हैं। रोज आपके अकाउंट में गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जाता है फ्रॉम दीज सोर्सेज। ये नॉन रिकरिंग साइड पे आते हैं। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन अगली वीडियो में। आज अपन करने वाले हैं रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में बात, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट के अंदर क्या समझे, रिकरिंग इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो तरह की इनकम आती है, एक फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो टैक्स से वसूला जाए, जो टैक्स से वसूला जाए पैसा। अब बेटा टैक्स क्या होता है? टैक्स मतलब कोई भी आपकी इनकम या कोई भी ऐसी चीज जिस पे कोई इनकम कमा रहा हो उसे कहा जाता है टैक्स। उस पे आपको एक छोटा सा पोर्शन, मतलब इनकम कमा रहा हो उसका एक छोटा सा पोर्शन गवर्नमेंट को देना, वो क्या होता है? टैक्स होता है, ठीक है। वो टैक्स आपको देना पड़ता है। अलग अलग टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो टैक्स से जो भी पैसा कमाओगे, वो जो भी टैक्स पर पैसा दोगे या टैक्स से जो भी पैसा कमाओगे, वो है कि रेवेन्यू रिसीट का पार्ट। रिकरिंग इन नेचर क्यों बोला? बेटा हर महीने सैलरी आती है और हर महीने सैलरी कट के आती है, क्योंकि वो टैक्स पे करना पड़ता है। हर महीने गवर्नमेंट जो है पैसा लाती है, हर महीने, हर डेट, हर हफ्ते, हर दिन टैक्स मिलता है किसको? गवर्नमेंट को। तो बिल्कुल रिकरिंग इन नेचर होती है। इस महीने भी लिया होगा, अगले महीने भी लेंगे, और आज भी ले रहे हैं, कल भी लेंगे। कैसे सर? आज भी लेंगे, कल भी लेंगे। बेटा एक और चीज आपने सुनी होगी ना, जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप जो भी चीज खरीद रहे हो उसका टैक्स भी तो पे कर रहे हो ना, वो तो डेली बेसिस पे जा रहा है, हाँ या ना। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी आपका लगता है। तो डेली बेसिस पे भी आप टैक्स दे रहे हो, मंथली बेसिस पे दे रहे हो, वीकली बेसिस पे भी दे रहे हो, ईयरली बेसिस पे भी दे रहे हो। हर तरह से टैक्स की जो इनकम होगी वो रेवेन्यू रिसीट में कही जाती है। क्यों? क्योंकि रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार होती है, ठीक है। दूसरी चीज नॉन टैक्स रेवेन्यू। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो भी पैसा गवर्नमेंट कमा रही हो, किसके द्वारा? जो टैक्स के अलावा इनकम हो, उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। अब बेटा यहां पे तो क्या हो गया, यहां पे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सामान पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के आपने सोर्सेस पढ़ लिए। अब आइएगा जरा नॉन टैक्स रेवेन्यू पे। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब बेटा क्या होता है? देखो, फीस। फीस सर, फीस क्या होती है? फीस बेटा वो जो, जैसे किसी इंसान को कंपनी रजिस्टर करनी हो, है ना, किसी इंसान को कंपनी रजिस्टर करनी हो तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जैसे 20,000, 28,000, 30,000, 50,000 रुपए देने पड़ते हैं। पेटेंट करवाते हो ना, तो पेटेंट करवाने के लिए जो फीस देनी पड़ती है वो किसके पास जाती है? गवर्नमेंट के पास जाती है। पासपोर्ट अप्लाई करते हो, 2,000 रुपए लगते हैं, 2,500 रुपए लगते हैं, क्या होता है? फीस जो जाती है वो क्या होती है? पासपोर्ट की जो फीस होती है वो फीस भी गवर्नमेंट के पास जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस, है ना, पैन कार्ड की फीस, ये फीसेस जो होती हैं बेसिकली ये भी क्या होता है? रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। बार बार इनसे पैसा आता जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ फाइन्स बेटा, चालान। फाइन्स, चालान। चालान लग रहा है, चालान लगता है। हेलमेट नहीं पहना, चालान लग गया। ईयरफोन्स लगा के घूम रहे थे गाड़ी चलाते वक्त, चालान लग गया। चप्पल में बाइक चला रहे थे, हाँ जी सर बिल्कुल, चप्पल में बाइक चलाओगे, स्कूटी चलाओगे तो भी चालान कट सकता है, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू राइड अ स्कूटी और अ बाइक, इवन ड्राइव अ कार ऑन इन स्लिपर्स। आपको शूज पहनने पड़ेंगे तो ही अलाउड है, ठीक है, शूज पहनने पड़ेंगे। तो जो भी चालान आप पे करते हो वो सारे चालान क्या होते हैं बेटा? वो भी इनकम ही होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो कैसे जल्दी जल्दी चालान पकड़ने लग जाते हैं, क्योंकि पैसा जब आएगा तभी तो इलेक्शन में लगेंगे भाई साहब, क्यों? हाँ या ना। तो फाइन्स वगैरह जो है इलेक्शन के टाइम पे भी देखोगे कितना ज़्यादा फाइन लोग लेना चालू कर देते हैं। क्यों? गवर्नमेंट को चाहिए भैया, पैसों की ज़रूरत है, इलेक्शंस में खर्चे भी तो करने। अरे सर क्या बोल रहे हो बेटा? होता है, जो बात है वो है, सिंपल सी बात है। फाइन्स, फीस, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं इन द इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके साथ साथ एस्टीट्स होती है बेटा, एस्टीट्स। एस्टीट्स होती है। एस्टीट्स बेटा क्या होता है? एस्टीट्स का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक व्यक्ति है
मिस्टर एक्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कोई भी, ना इनका बेटा है इनके पास, ना इनका कोई रिश्तेदार है, कोई भी नहीं है, ऐसे लोगों की, पर इनके खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है, प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, ऐसा कई सारी चीजें। अब बेटा जब ये व्यक्ति मर जाएगा, ये जब व्यक्ति चला जाएगा, डाइज, इफ दिस पर्सन डाइज, देन ये प्रॉपर्टी जाएगी किसके पास? ये जाएगी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास जाएगी। किसके पास जाएगी बेटा? गवर्नमेंट के पास जाएगी। अगर इसका हकदार कोई नहीं है, मतलब कोई बच्चा, कोई बीवी, कोई औलादे वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसका हकदार कौन होगा बेटा? अगर कोई इंसान अकेला है और उसकी प्रॉपर्टी बच जाती है तो प्रॉपर्टी किसके नाम हो जाती है? गवर्नमेंट के नाम हो जाती है। ठीक है, ऐसे भी आपने चीजें सुनी होंगी। क्लियर? ऐसी कई सारी चीजें देखी जाती हैं। तो हर तरह के सेंस में क्या है अपने टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, फिर आती है कैपिटल रिसीट्स में। तो इसके अंदर आता है बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन और उसके साथ साथ अदर डिपॉजिट्स। बोरोइंग्स मतलब क्या? उधार लेना, उधार, लोन, लोन लेना, उधार लेना, ये बोरोइंग्स है। उधार लेना, लोन लेना इज बोरोइंग्स। ये बेटा रेकरिंग नेचर में क्यों नहीं है? क्यों रेकरिंग नहीं है बेटा? बार बार थोड़ी लोन लोगे, बार बार थोड़ी लोन लोगे, नॉन रेकरिंग है। कैसी है बेटा? नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है नेचर। क्यों? क्योंकि बार बार नहीं लोगे ना, बार बार नहीं लोगे। ठीक है, बार बार नहीं लोगे। अच्छा, इससे ना ही हम कोई लाइबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ना ही किसी एसेट को रिड्यूस करते हैं, वो भी पॉइंट समझाऊंगा मैं। ठीक है, आइए जरा, लोन वगैरह आप जो है नहीं लेते हो। ठीक है, मतलब लोन वगैरह आप दोबारा नहीं लेते, बोरोइंग्स वगैरह आप दोबारा नहीं करते। रिकवरी ऑफ लोन, बेटा किसी को लोन दिया हुआ है तो क्या रोज ही रिकवरी करते रहोगे? नहीं, रिकवरी हो गई तो लोन खत्म हो गया ना, हाँ या ना? तो रिकवरी ऑफ लोन, आप लोन की रिकवरी ले रहे हो, देखो पैसा इससे भी आ रहा है, बोरोइंग से भी पैसा आ रहा है, और रिकवरी ऑफ लोन, पैसा हमने लोन पे दिया था उससे पैसा वापस मिल गया तो भी पैसा आ रहा है, दोनों ही सेंसेस में पैसा आ रहा है, तो क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स हैं। और अदर डिपॉजिट्स, बेटा अदर डिपॉजिट्स का एग्जांपल दे देता हूं आपको, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, सर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब आपने एक चीज समझी होगी, देखो आपने एक चीज देखी होगी बेटा, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, हाँ या ना? पैसा लगाना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना। इसका ऑपोजिट डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकालना, पैसा निकालना। सर एग्जाम्पल दोगे? हाँ जी बिल्कुल ले लो। देखो किसी कंपनी के शेयर्स आपने परचेज कर लिए, किसी कंपनी के शेयर्स आपने परचेज कर लिया, आप इन्वेस्टमेंट बोलोगे क्या? कि मैंने भाई साहब टाटा के मैंने शेयर्स खरीद लिए, टाटा के मैंने शेयर्स खरीद लिए, मतलब मैंने टाटा के 100 शेयर्स खरीद लिए। कितने? 100 शेयर्स खरीद लिए, 100 शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, 100 शेयर्स खरीद लिए, मतलब मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है टाटा के अंदर। लेकिन जब गवर्नमेंट कंपनी, कैसी कंपनी बेटा? गवर्नमेंट कंपनी डिसाइड्स, गवर्नमेंट कंपनी डिसाइड्स कि वो अपनी कंपनी के शेयर्स सेल कर रही है, तो उसे कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। जब शेयर्स खरीद लो तो करते हैं इन्वेस्टमेंट, जब शेयर्स को बेच रहे हो तो बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। कि मैं गवर्नमेंट हूं, मेरे पास 100% ओनरशिप है किसी एक गवर्नमेंट कंपनी की, मतलब ये कंपनी जो है मेरी है और मैं गवर्नमेंट हूं। अब मैं इस गवर्नमेंट में क्या कर रहा हूं? मैं 100% शेयर्स होल्ड करता हूं। मैंने सोचा यार 25% शेयर्स दे दो मार्केट के अंदर, बेच दो, और 25% शेयर्स का जो पैसा आएगा वो मुझे दे देना, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं पैसा चाहता हूं। तो बेटा क्या किया? आपने इन्वेस्ट किया था कंपनी में, इसलिए आप ओनर थे, इसलिए आपके पास 100% शेयर्स थे। डिसइन्वेस्ट मतलब क्या करना बेटा? ओनरशिप दे देना, दे देना, पैसा निकाल लेना और ओनरशिप दे देना। बेटा वो क्या होता है? जैसे कंपनी, जैसे अभी आया था LIC का IPO आया था, याद है बेटा? LIC का IPO आया था।
LIC का IPO आया था, दैट इज अ फॉर्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। और ये रेकरिंग क्यों नहीं है, ये नॉन रेकरिंग क्यों है? वाई नॉन रेकरिंग? क्योंकि बेटा गवर्नमेंट अपने शेयर्स रोज रोज नहीं बेचती। गवर्नमेंट अपने शेयर्स रोज रोज नहीं बेचती। आज 3% कर दिए, कल 7% कर देंगे, अगले दिन 15-20, तो पूरी ओनरशिप भी खत्म हो जाएगी ना ऐसे तो, हाँ या ना? तो आप जो है शेयर्स को बार बार नहीं बेचते हो, ठीक है। दैट इज वाई नॉन रिकरिंग होता है। अदर आपके अदर टाइप्स ऑफ आपके जो होते हैं, अदर टाइप्स ऑफ आपके ऐसे रिसीट्स जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट। समझ आया? अब हम समझने वाले हैं बेटा रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में, अच्छा खासा डिस्कशन करने वाले। अब जरा देखिएगा रेवेन्यू रिसीट्स। बेटा रेवेन्यू रिसीट्स रेफर टू दोज रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन इन दी एसेट्स। ये बोल रहा है कि ना ही कोई लाइबिलिटी को ये बढ़ाता है, ना ही कोई ये एसेट को डिक्रीज करता है, ना ही कोई लाइबिलिटी को बढ़ाता है, नॉर मतलब नाइदर, ये लिखना नाइदर, अरे यार क्या हो जाता है, नाइदर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है नॉर एसेट डिक्रीज हो रहा है। नाइदर इंक्रीजिंग लाइबिलिटी नॉर डिक्रीजिंग एन एसेट। सर ये कैसे पता करेंगे कि रेवेन्यू रिसीट है? बेटा सिंपल सी बात है, रिसीट मतलब क्या? रिसीट मतलब पैसा आना, रेवेन्यू मतलब क्या? इनकम, जो इनकम के सोर्स में पैसा आ रहा है। बेटा हो सकता है ना कि आप कर्जा ले रहे हो इसलिए लाइबिलिटी बढ़ जाए, तो यहां पे तो कर्जा तो लेते ही नहीं हम लोग, या तो टैक्स से कमा रहे या नॉन टैक्स से कमा रहे, तो मतलब लाइबिलिटी बढ़ ही नहीं रही, मतलब कर्जा आप ले ही नहीं रहे। कर्जा तो आप कैपिटल में लेते हो ना, कैपिटल रिसीट में, इसलिए वहां पे लाइबिलिटी बढ़ती है और एसेट रिड्यूस हो जाते हैं। रेवेन्यू रिसीट में आपके लाइबिलिटी ना बढ़ती है ना एसेट कम होता है। क्यों एसेट कम नहीं होता? कुछ बेचा बदले में, टैक्स से पैसा कमा रहे हो तो क्या बदले में कुछ दे रहे हो उनको? गवर्नमेंट कुछ बदले में देती है हमें? नहीं, कोई एसेट नहीं बेचती कि बदले में उनको पैसा मिल रहा है, वो तो हमको देना ही देना है। इस जगह को ढंग से मेंटेन करना है, मतलब भारत को ढंग से चलाना हो तो गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, फंड्स, और बिना फंड्स के वो काम कर नहीं सकते। तो बेटा ना ही कर्जा लेती है वो सोसाइटी से, ना ही कुछ एसेट बेच के पैसा मंगवाती है। ये तो भैया कैसा है? रेवेन्यू रिसीट। ना ही कोई लाइबिलिटी बन रही है, ना ही कोई एसेट बेचा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर रेवेन्यू आता है फ्रॉम टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस सोर्सेस। समझ आया? ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ती है, नाइदर क्रिएटिंग एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसिंग एनी एसेट। ना एसेट डिक्रीज हो रहा है कि एसेट बेचकर पैसा आता है, तो वैसा भी नहीं आ रहा, ना लाइबिलिटी मतलब कर्जा ले रहे हैं तो पैसा आ रहा है, नहीं, दोनों अच्छे सोर्सेस से आ रहा है, टैक्स से और नॉन टैक्सेस से। दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग। बेटा मैंने क्या बोला था? रेकरिंग इन नेचर, हर बार रोज होता है। गवर्नमेंट रिसीव्स देम इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा कमाते हैं, टैक्स रोज आता है, नॉन टैक्स टैक्सेस रोज आते हैं। अब जरा देखिएगा एक चीज बेटा, एक चीज जरा देखिएगा, ये देखिएगा बजट रिसीट। अब बजट रिसीट में ये रेवेन्यू रिसीट क्या बोल रहा है? रेवेन्यू रिसीट बोलता है बेटा कि नाइदर क्रिएट्स एसेट नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट, मतलब नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी, सॉरी, नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ा रहा है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ नहीं रही है, ना ही एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। नथिंग इज हैपनिंग, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा जाता है। क्या करा जाता है बेटा? दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब दो तरह के सोर्सेज आपने पढ़ने हैं, तो जरा देखते हैं बेटा टैक्स और नॉन टैक्स में क्या है। टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू अ सम टोटल ऑफ, टैक्स रेवेन्यू बताता है कि जो सम टोटल ऑफ रिसीट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, इसे कहा जाता है टैक्स रेवेन्यू। कि भैया जो भी ड्यूटीज चार्ज हो रही हैं गवर्नमेंट द्वारा और जो भी टैक्स लिए जा रहे हैं, हर तरह के टैक्स, उन्हें टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। मतलब टैक्स से कोई भी पैसा आए, वो टैक्स और ड्यूटी से कोई भी पैसा आए, उसे टैक्स रेवेन्यू ही कहेंगे। क्लियर? अब टैक्स इज अ
कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पीपल। बेटा ये ऑप्शन नहीं है आपके पास कि पे करना है कि नहीं, करना ही पड़ेगा। कमा रहे हो तो हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी, ठीक है। देश के अंदर रहना है तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा। एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरिंग टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट और इन रिटर्न, कि भैया यहां पे किसी भी इंसान को या कंपनी को गवर्नमेंट को टैक्स तो पे करना पड़ेगा विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न, कि बदले में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा उसका कोई आप पूछ नहीं सकता कि यार मैं रोज आपको 10,000 रुपए देता हूं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, रोज मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, अब बताइए मुझे इसका फायदा क्या मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो फायदा बोल सकते हो कि भैया आप जो है आपको एक सिस्टम मिलेगा जो ढंग से चल रहा है, कानूनी तौर पे सारी कार्रवाई होगी, पुलिस वालों को सैलरी कहां से आएगी? जो आप लोगों से पैसा लिया जाएगा उन्हीं से उनको सैलरी देंगे, है ना। तो ऐसे वाले बेनिफिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है क्या इन जनरल? आप ही को सिर्फ कि भैया मुझसे 10,000 लिए तो 5,000 मेरे को दे दिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई पर्सनल बेनिफिट आप मांग नहीं सकते, जो सिस्टम चल रहा है बस वही सिस्टम मिलेगा आपको, ठीक है। टैक्स रिसीट्स आर स्पेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर अ कॉमन बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंट्री, कि यार अब ये पैसा जा कहां रहा है? अब जैसे टैक्स से खूब सारा पैसा इकट्ठा हो गया, मान लीजिए खूब सारा पैसा इकट्ठा हो गया, हाँ या ना। अब बेटा इन खूब सारे पैसे इकट्ठे करने से हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे रोड्स बनाएंगे, रोड्स हम बनाएंगे रोड, हम देंगे एजुकेशन के ऊपर खर्चा, हम देंगे पुलिस वालों को कि भैया उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी न जाने कितने सारे डैम्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इंस्टीट्यूशंस को चलाएंगे, पूरे सिस्टम को चलाएंगे, सिस्टम का मेंटेनेंस होगा, है ना। ये सब क्या है बेटा? किससे आएगा? जो पैसा इकट्ठा होगा, नॉट जस्ट फ्रॉम टैक्स बट टैक्स के अंदर से भी ये पैसा जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी रेवेन्यू हो रहा है बेटा, पैसे में जो भी आप पैसा कमाओगे उसी में से तो आप खर्चा करोगे, हाँ या ना। तो टैक्स से भी ये पैसा खर्चा होता है, क्लियर। अब जरा देखिएगा बेटा, यहां पे आ जा रही है बात दो तरह की, टैक्स भी दो तरह के साला, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जरा आइएगा समझिएगा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड, जो इम्पोज हो रहे हैं ऑन प्रॉपर्टी के ऊपर जो इम्पोज हो रहे हैं, एंड इनकम के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर जो इम्पोज हो रहे हैं, उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंपनी की प्रॉपर्टी हो, कंपनी की इनकम हो, या एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी हो, इंडिविजुअल की कंपनी हो, वो दोनों ही क्या होगा बेटा? दोनों ही सेंसेस में क्या होंगे आपके? डायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स होंगे, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस होंगे, ठीक है। एंड आर पेड डायरेक्टली बाय देम टू द गवर्नमेंट। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स क्या बोल रहा है बेटा? ये बोल रहा है, देखो अब बात सुनना जरा ध्यान से। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रॉपर्टी पर टैक्स देना और इनकम के ऊपर टैक्स देना डायरेक्टली तुम्हारे द्वारा। डायरेक्टली ये व्यक्ति है मिस्टर मोहन, मिस्टर चड्डी इनका नाम है, चलो मिस्टर चड्डी। अब मिस्टर चड्डी क्या बोल रहे हैं? मिस्टर चड्डी कमाते हैं लाख रुपए महीना। कितना कमाते हैं बेटा? लाख रुपए महीना कमाते हैं। अब लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 12 लाख रुपए इनकी सैलरी है सालाना। अब वो बात कर सकते हैं आज के हिसाब से 7 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना है, तो 7 लाख के ऊपर टैक्स देना, तो भैया इनके ऊपर टैक्स मान लो बनता है तुम्हारा कि 2 लाख 3 लाख रुपए टैक्स बनता है, ठीक है। 2 लाख 3 लाख रुपए इनके ऊपर टैक्स बन रहा है। तो बेटा 2 लाख 3 लाख रुपए टैक्स के ऊपर अब ये जो टैक्स देंगे बेटा, वो टैक्स जो है इनके ऊपर जो टैक्स आएगा, मान लो टैक्स दे रहे हैं कितना? टैक्स दे रहे हैं अराउंड 2 से 3 लाख रुपए, 2 से 3 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं। ये डायरेक्टली किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे। मतलब ये व्यक्ति डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा देता है, दिस इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस इंसान पर वो बॉर्न हो रहा है उसी इंसान द्वारा दिया जाएगा। मतलब कि जैसे मैं कमा रहा हूं तो मेरी इनकम का टैक्स मेरे फादर पे नहीं करेंगे, मेरी मदर पे नहीं करेंगी, ना ही आप लोग करेंगे। अगर मेरी इनकम है तो मैं ही टैक्स दूंगा। मतलब मुझ पे बॉर्न हो रहा है, वो बॉर्न होना मतलब इंपोज हो रहा है
किसकी जिम्मेदारी है वो पे करना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं ही टैक्स पे करूंगा, मेरा टैक्स कोई और पे नहीं कर सकता, इसलिए डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट इनकम पे लग रहा है या डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे लग रहा है, और उसका डायरेक्टली पैसा किसको मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है, डायरेक्ट उस पर्सन द्वारा ही। कितना डायरेक्ट हो गया ना, डायरेक्ट उस पर्सन द्वारा उसकी इनकम पे डायरेक्टली वो पे करेगा गवर्नमेंट को, बिना किसी और तीसरे बंदे के इन्वॉल्वमेंट में, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। अब जरा देखिएगा, द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स, जो लाइबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, जो आपके ऊपर कर्जा होता है टैक्स पे करने का, इम्पैक्ट्स एंड एक्चुअल बर्डन, मतलब एक्चुअल बर्डन जो है, जिसके ऊपर सरदर्द है भैया, ऑफ द टैक्स, दैट इज इंसिडेंट्स लाई ऑन द सेम पर्सन, मतलब जिसके ऊपर आपका बर्डन है टैक्स देने का और जिसके ऊपर वो कर्जा है, वो दोनों सेम ही आदमी है। इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। इफ सानी सर मतलब आपके सानिध्य सर इज अर्निंग मनी देन sir only have to pay the taxes, nor his father, mother, friends, family can pay on his behalf। सिंपल सी बात है कि भैया जिस इंसान के द्वारा ये पैसा कमाया जा रहा है वही इंसान पे करेगा, ना ही उनके फादर, ना ही उनकी मदर, ना उनकी दोस्त, ना उनकी फैमिली, कोई भी उसमें लाइबल नहीं है। जो इंसान के ऊपर बर्डन है टैक्स पे करने का, जैसे मेरे ऊपर बर्डन है टैक्स पे करने का, तो उसको मैं ही पे करने वाला हूं, आप में से कोई भी नहीं करेगा, मुझे ही, मेरे द्वारा करा जाएगा। ठीक है, कोई मेरा शिफ्ट नहीं कर सकता, मैं अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता किसी और के ऊपर। ठीक है, ये बोलता है डायरेक्ट टैक्स। एक्सप्लेन एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। बेटा इनकम टैक्स मतलब क्या, कोई इंसान की इनकम हो उस पर डायरेक्ट टैक्स लग जाना। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब क्या बेटा, कंपनी के ऊपर भी टैक्स लगता है, कंपनी भी अपना अपना पैसा देती है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जैसे मार्क जकरबर्ग हो गया, इलॉन मस्क हो गया, या ऐसे लोग हो गए जो कि काफी सारे ऐसे रिच लोग हैं, इन लोगों की जो इनकम है ना, इन लोगों की जो इनकम है फ्रॉम कंपनी, इन लोगों की जो इनकम है फ्रॉम कंपनी, दैट इज वेरी लेस। मतलब 2015 में मार्क ज़करबर्ग की जो इनकम थी वो कुछ $1 के आसपास थी, $1 से $1000 के बीच में। $1 से, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, एक सेकेंड रुकिए बेटा, $1 से कुछ $1000 के बीच में उसकी इनकम थी। और सर ये 2015 में कहीं दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन तो नहीं था? हाँ, दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन था ये, दुनिया का। सर तो फिर इसकी इनकम इतनी और दुनिया का सबसे पैसे वाला इंसान कैसे? $1000 कितना होता है सर? $1000 बेटा आपका होता है कुछ अराउंड कितना, 80,000 रुपए, 80,000 रुपए, 83 मान लो तो 83,000 रुपीज, जो भी करंट रेट चल रहा होगा 82, 83 कितना होगा इसके हिसाब से, तो मतलब सर 83,000 रुपीज होता है। और ये दुनिया का सबसे महंगा, मतलब सबसे पैसे वाला इंसान मार्क ज़करबर्ग, जो कि फेसबुक का मालिक है, इंस्टाग्राम का मालिक है, और व्हाट्सएप, मेटा जैसे, मतलब फेसबुक अब मेटा हो गया, तो ये सब इन सब चीजों का मालिक, और न जाने कितनी जगह पे इनका पैसा लगा हुआ है। तो ये कैसे सर? बेटा कंपनी अपना अलग पैसा कमाती है और ओनर्स अपना अलग पैसा कमाते हैं। तो कंपनी अपना अलग टैक्स पे करती है और ओनर्स अपना अलग टैक्स पे करते हैं। मतलब क्या, अगर टैक्स, अब कंपनी ने अपना टैक्स पे कर दिया, ओनर आया, ओनर अपना टैक्स पे क्यों करेगा? उसने बोला मेरी इनकम ही ₹1, मेरी इनकम ही 1000 रुपए, अब मैं टैक्स पे नहीं करूंगा क्योंकि 1000 रुपए पे टैक्स ही नहीं लगता। समझ आया? जरा देखो इसको एक बार।
ठीक है बेटा, समझ आया। अब मार्क ज़करबर्ग ने क्या बोला, इनने बोला कि यार कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी कंपनीज जो है, जो मेरी है, मतलब मान लो मैं मार्क ज़करबर्ग हूं, मैं बोल रहा हूं यार कंपनी ने टैक्स पे कर दिया, हमने कंपनी के अंदर पढ़ा हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब ओनर्स अलग, कंपनी अलग, है ना। क्या बोलते हैं अपन कंपनी के अंदर, बोलते हैं ना कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के अंदर क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलती है, ये बोलती है कि कंपनी अलग है और ओनर्स अलग है, हाँ या ना। कंपनी अलग, ओनर्स अलग, तो बेटा कंपनी अपना टैक्स पे कर रही है और ओनर्स अपना टैक्स पे कर रहे हैं। तो पता है क्या करते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं सुनो कंपनी ने अपना टैक्स पे कर दिया, बोला हाँ हाँ पे कर दिया, अब मैं अपना इनकम ले ही नहीं रहा, मैं लूंगा सिर्फ $1 $1000, मैं सिर्फ $1 लूंगा, $1000 लूंगा, जितना टैक्सेबल ही ना हो, या हो तो $1000 पे ले लो जितना लेना चाहो, $1000 पे ले लो जितना लेना चाहो, हाँ या ना, समझ आया कि नहीं। तो ऐसे भी ये लोग टैक्स बचाते हैं, समझ आया, ऐसे भी ये लोग टैक्स बचाते हैं। तो मतलब क्या, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब क्या, कंपनी का अपना टैक्स होता है और इंडिविजुअल का अपना टैक्स होता है। इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे तरह के आपके टैक्स होते हैं, प्रॉपर्टी का टैक्स होता है, ये सब तरह के आपके टैक्स होते हैं। समझ आया, क्लियर है ये पिक्चर बेटा, चाहो तो इसके बाद स्क्रीनशॉट भी ले लो, क्लियर है, समझ आया। ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली बॉर्न हो रहा है उस व्यक्ति पर जो कि कमाता है, ठीक है, भले कंपनी कमा रही हो या एक इंडिविजुअल कमा रहा हो या प्रॉपर्टी हो, डायरेक्टली उसी व्यक्ति पे होता है जो उसको, उसके रिस्पॉन्सिबल है, जो वो इंसान रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। समझ आया, समझ आया सबको, जो इंसान जिम्मेदार है उसी को पे करना है, क्लियर। अब आते हैं बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स, अभी तो नॉन टैक्स में टाइम है। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब मैंने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया किसी और पे, मैंने अपना बर्डन कर दिया किसी और पर शिफ्ट। अब जरा देखना बेटा कैसे, अब मैं बताता हूं। आप जाते हो डोमिनोज, डोमिनोज जाते हो, वहां पे क्या हुआ, आपका ऐसा लंबा चौड़ा बिल बनता है, ऐसा लंबा चौड़ा बिल बनता है, बिल है ना। वहां पे बोलते हो कि एक पिज्जा है ना, फिर एक 2 लार्ज पिज्जा है ना, फिर ऐसा कोई अमाउंट होगा, फिर इधर कोई अमाउंट होगा, XYZ अमाउंट होगा, है ना, इधर भी कोई अमाउंट होगा। फिर उसके बाद आपके 3 जो है पिज्ज़ा पफ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी 4 गार्लिक ब्रेड, ठीक है, गार्लिक ब्रेड है, इधर भी कोई आपके ऐसे अमाउंट है ना। अब ये आया आपका, इधर आया आपका एक अमाउंट, इधर आया आपका एक अमाउंट, है ना, नॉर्मल अमाउंट आया। फिर इसमें आएगा GST, CGST, SGST, है ना, कि आप जो भी रेट लगा रहे हो 9.5% ले लो, 7.5% ले लो, जो भी आपका, मान लो कि एक एग्जाम्पल है 9% ले लो, ठीक है। तो 9% हो गया, मान लो 9% हो गया, तो आपका जो भी अमाउंट है उसके ऊपर 9% का इक्वल टैक्स लग गया। मान लो 9% आपका लगा 90 रुपए, 90 रुपए, मान लो 90 रुपए आपका इक्वल कटा। ये बेटा CGST क्या है बेटा, CGST का मतलब है सेंट्रल का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब ये जो जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स में जाएगा, और ये किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो CGST अलग, SGST अलग, ठीक है। अब क्या होता है, अब आएगा आपका टोटल अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा वो आप पे करोगे और घर चले जाओगे, हाँ या ना। ये जो GST है ना बेटा, यहां पे GSTN नंबर भी लिखा होता है, GSTN नंबर, ठीक है। ये GSTN नंबर जो है ना, ये जो नंबर है ये एक कंपनी को मिलता है, किसको मिल रहा है, मान लो जैसे डोमिनोज को मिलता है, क्योंकि डोमिनोज ने बिल बनाया है तो डोमिनोज को लेना पड़ेगा ना GST नंबर, हाँ या ना। तो GSTN नंबर जो है वो आपका डोमिनोज लेगा। डोमिनोज ने GST नंबर क्यों लिया, क्योंकि डोमिनोज को गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना था। पे किसको करना था, डोमिनोज को करना था, लेकिन पैसा किससे लिया जाता है, हमसे। सर
सही बोल रहे हो, मतलब हम इनकम कमाए तो भी टैक्स दे और गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी हम लोग ही दे। मतलब जो इंसान बिजनेस को टैक्स देना चाहिए था, ये तो वो हमसे ले रहा है। हाँ बेटा ले रहा है, हाँ बेटा ले रहा है, और आपको देना पड़ रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बर्डन किसका था? बर्डन था डोमिनोज का। हम गए थे 5 लोग, कौन कौन? 3 लोग गए थे, 3 लोग गए थे। एक है फरहान, एक का नाम है रैंचो, और एक का नाम क्या है? बोलिए यार, तीसरे का नाम। फरहान, रैंचो और दूसरा अब्बा नहीं मानेंगे, नहीं अब्बा नहीं मानेंगे तो फरहान ही था ना, राजू। राजू 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 राजू, ठीक है। अब बेटा आप तीनों लोग गए थे, ये दबा के खा लिया। अब आप ये देखो, बर्डन किसके ऊपर था? जीएसटी का बर्डन लिख देता हूं यहां पे। जीएसटी का बर्डन जो है किसके ऊपर है? डोमिनोज के ऊपर। लेकिन पे किसने किया? पे किसने किया जीएसटी? इन तीनों ने। किन तीनों ने? इन तीनों ने। मतलब ये जीएसटी का बर्डन शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर? इन तीनों के ऊपर। इन तीनों के ऊपर शिफ्ट कर दिया। जीएसटी का बर्डन इन तीनों के ऊपर शिफ्ट कर दिया आपने। समझ आया? समझ आया? तो मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके शिफ्टेबल है। इनका जो बर्डन है, अगर मैं बिजनेस हूं तो मैं जीएसटी पे करूंगा, लेकिन पैसा कस्टमर से वसूल करके जीएसटी पे करूंगा तो मैं ही, करेगा डोमिनोज ही, लेकिन पैसा तो कस्टमर से ले लिया ना, और फिर जाके उसने पे कर दिया, जीएसटी रिटर्न्स कर दिए, जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर दिए। समझ आया? मतलब क्या हुआ? आपके ऊपर बर्डन था, वो बर्डन आपने कस्टमर से लेकर, जीएसटी का अमाउंट लेकर, कस्टमर से लेकर, ये देखो जीएसटी का अमाउंट लेकर, कस्टमर से लेकर आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, जीएसटी रिटर्न्स पे कर दी, अपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। समझ आया? ये क्या है? ये आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? जो कमा रहा है उसी को देना पड़ेगा, जो यहां कमा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? जो कमा रहा है उसके अलावा भी कोई भी टैक्स पे कर सकता है। जैसे कि मैंने पूरे बिल का अमाउंट दे दिया, लेकिन ये जो टैक्स था वो इन दोनों में बांट दिया कि फरहान तू 90 रुपए दे दे, राजू तू 90 रुपए दे दे। तो टैक्स तो इन दोनों ने पे किया, मैंने तो किया ही नहीं। तो समझ क्या आया? हम शिफ्ट कर सकते हैं बर्डन, हाँ या ना? कि अगर मान लो मेरी बर्थडे पार्टी थी और मैंने ही पूरा बिल पे कर दिया, इन दोनों ने किया ही नहीं, तो टैक्स तो बदले में देखा जाए तो तीनों के ऊपर इक्वल आना चाहिए था, हाँ या ना? लेकिन इक्वल आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया इक्वल? क्योंकि मैंने बर्डन ही शिफ्ट नहीं किया। सारा बर्थडे पार्टी मेरी थी तो मैंने सब पे किया, तो मैंने इन दोनों का टैक्स भी मैंने ही पे कर दिया, मूवी देखने चले गए, मूवी देखने गए तो भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है कि नहीं लगता? जीएसटी लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। और उसी वजह से मैं सबको मूवी दिखाने लगे गया तो मैंने ही टैक्स पे किया सबका। मतलब क्या? मैंने उन सब के बर्डन, जो टैक्स उनके सर पे था, उनको पता भी नहीं चला और मैंने पे कर दिया। समझ आया? ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है सबको, हाँ या ना? समझ आया बेटा? क्लियर है? समझ आया? चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा। Indirect taxes refers to those taxes which affect the income and property of an individual, कि एक इंसान की इनकम और प्रॉपर्टी पे अफेक्ट पड़ता है, एंड कंपनीज थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि जैसे ही वो कंज्यूम करेंगे तो या खर्चा करेंगे तो उनको ऊपर असर पड़ेगा। बेटा अगर आप कोई चीज परचेज ना करो तो क्या आपको जीएसटी पे करना पड़ता है क्या? नहीं, जीएसटी तो तब पे करोगे ना जब खर्चा करोगे। तो ये तो बोला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जब आप कंज्यूम करने के लिए खर्चा करोगे तो ही आपको जीएसटी देना है, वरना देने की जरूरत नहीं है।
वरना देने की जरूरत नहीं है। समझ आया? जीएसटी कब पे करना है? जब आप कंज्यूम करोगे तभी करना है। दे आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वो किस पर इंपोज होते हैं बेटा? गुड्स और सर्विसेज पे इंपोज होते हैं। ठीक है, तभी तो इनको बोला जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि जो सामान और सर्विसेज के ऊपर, अच्छा ये जो है ना, ये हमारे काफी अलग अलग टैक्सेस को मर्ज करके हमारे वैट, कस्टम ड्यूटीज वगैरह सबको मिलाकर एक ही बना दिया गया जीएसटी, जिससे हमारी आसानी हो। ठीक है, आसानी हो। सबकी अलग अलग फाइलिंग डेट हुआ करती थी, बहुत क्योटिक हो जाता था। जीएसटी लाने से उसको सबको कंप्रेस कर दिया एक ही में, तो आपके बहुत सारे टैक्सेस को मिला के एक ही बना दिया, दैट इज जीएसटी। ठीक है, द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स, जो लाइबिलिटी होती है ना, जिसके ऊपर कर्जा होता है, पे टैक्स, इंपैक्ट एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स लाई ऑन डिफरेंट पर्संस, दैट इज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। जो मैंने आपको बात बोली कि जिसके सर पर कर्जा है और जो उसको पे कर रहा है, दोनों अलग व्यक्ति हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आया? तो वो दोनों अलग व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने दोस्तों का मूवी टिकट का पैसा दे दिया, तो टैक्स भी मैंने ही भरा, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, द लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट, मतलब अगर जीएसटी पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट को जो पैसा पे करना है इज ऑन सेलर, वो जो बेचता है, मतलब जो बिजनेसमैन है उसके ऊपर है वो बर्डन। बट एक्चुअली बर्डन मतलब इंसिडेंस इज ऑन कंज्यूमर, कि कंज्यूमर जो कस्टमर है उसके ऊपर आ जाता है, बिकॉज सेलर कलेक्ट्स फ्रॉम देम, कि सेलर जो है वो उनसे ही लेता है पैसा, सेलर उनसे ही पैसा लेता है। सो द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, तो बर्डन जो होगा इनडायरेक्ट टैक्स का वो शिफ्ट हो सके। समझ आया? उसे जैसे एग्जाम्पल बोल सकते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, कि यहां पर कोई और भी जीएसटी पे कर रहा है, जैसे कस्टमर्स जीएसटी पे कर रहे हैं बिजनेस के बिहाफ पे, जबकि करना बिजनेस को ही, मतलब पैसा हमसे लेके बिजनेस पे कर रहा है। क्लियर? वो इनडायरेक्ट टैक्स का एक बड़ा पार्ट है। फिर आ जाता है बेटा एक डिस्क्रिप्शन, एक डिफरेंशिएशन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। डायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन, डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो लेवी होते हैं एक इंडिविजुअल के ऊपर और एक कंपनी के ऊपर, कि जो इंसान कमाएगा वो इंसान को पे करना पड़ेगा, या तो एक इंसान कमा ले या कंपनी कमा ले, दोनों को पैसा पे करना है। डायरेक्ट टैक्स है ना। इनडायरेक्ट टैक्स कौन के ऊपर लेवी होता है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विस, कि सामान और वस्तुओं पे, मतलब वस्तुओं पे और सर्विसेज पे आपके लेवी होता है। ठीक है, जो भी सामान का खरीदेगा बेचेगा उसको पे करना पड़ेगा, हाँ या ना? शिफ्ट ऑफ बर्डन, किसको शिफ्ट किया जा सकता है? डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी, क्या बेटा? कैन नॉट बी शिफ्टेड, दैट इज इंपैक्ट एंड इंसिडेंस इज द सेम पर्सन, कि जो इंपैक्ट है और जो इंसिडेंस है, जो इंसान के ऊपर बर्डन है और जिस इंसान को पे करना है वो आदमी सेम ही है, सेम ही है। तो मतलब इसमें शिफ्ट नहीं कर सकते बर्डन। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड, शिफ्ट किया जा सकता है। जो इंसान के सर पे है बर्डन और जो पे कर रहा है वो डिफरेंट आदमी है, डिफरेंट आदमी हो सकते हैं। क्लियर? नेचर, दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर के अंदर। दे आर जनरली प्रोपोर्शनल इन नेचर। प्रोपोर्शनल मतलब क्या सर? प्रोपोर्शनल का मतलब है बेटा कि मान लो अगर बिल 100 रुपए का है तो जीएसटी 100 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर बिल 1 लाख का है तो जीएसटी 1 लाख के हिसाब से देना पड़ेगा, मतलब प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। समझ आया? इनकम तो आपकी जब तक होती है मोस्टली देखा जाता है कि सेम ही होती है, हाँ या ना? कि अगर कोई इंसान अगर कमा रहा है 10 लाख रुपए तो 10 लाख रुपए के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो उनकी सेम है बेसिकली। लेकिन प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है बेटा? जीएसटी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? जितना खर्चा करोगे उतना टैक्स देना पड़ेगा। समझ आया? फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका कवरेज। दे हैव लिमिटेड रीच, इनकी लिमिटेड रीच होती है एज दे डू नॉट रीच ऑल दी सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी। बेटा कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि 7 लाख रुपए से कम कमाते हैं सालाना, सालाना 7 LPA से कम कमाते हैं, लेस, उनके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है, 7 LPA से टैक्स नहीं मिलता। अच्छा, एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है, एजुकेशन सिस्टम पे कोई टैक्स नहीं है, जितना कमाना है कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कमाओ,
ठीक है। अब सर एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता क्या? नहीं लगता बेटा, नहीं लगता, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता। लग ही नहीं सकता क्या? नहीं, लग सकता है। कैसे सर? जैसे कि मान लो मैं एक किसान हूं, पर मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड भी है, मैं कॉटन उगाता हूं और कॉटन उगा रहा हूं और मैं कॉटन से उसकी शर्ट और साड़ियां वगैरह भी बनाता हूं, तो मेरे एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगेगा। तब लगेगा, मतलब एग्रीकल्चरल आदमी के ऊपर तब टैक्स लगता है जब उसका ऑलरेडी कोई और बिजनेस भी हो, वरना सिर्फ किसानी कर रहे हो तो टैक्स नहीं लगता। एजुकेशन सिस्टम में टैक्स नहीं लगता। ऐसे कई सारे बेनिफिट आपको देखे जाते हैं। तो मतलब इसकी कैसी रीच है बेटा? स्मॉल रीच है, कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा, किसी की इनकम कम है तो नहीं दे रहा, हाँ या ना। अब दे हैव वाइड कवरेज एज दे रीच ऑल दी सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी। बेटा किराना लेने जाओ तो जीएसटी, खाने जाओ तो जीएसटी, खरीदने जाओ कोई सामान कपड़े कोई भी किराना या कुछ भी खरीदने चले जाओगे जीएसटी पे करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट के अंदर जाओगे तो जीएसटी, गाड़ी का तेल भराओगे तो जीएसटी। आप मतलब किस में नहीं है भाई साहब? किस प्रॉपर्टी खरीदोगे तो जीएसटी, मतलब हर चीज में जीएसटी है। तो बहुत ही वाइड रेंज है। किसी भी सेगमेंट में ऑनलाइन परचेज करो, मूवी देखो, कुछ भी करो, गेम्स खेलो, मोबाइल का रिचार्ज कराओ, कहीं भी चले जाओगे जीएसटी लगेगा ही लगेगा, जीएसटी लगेगा ही लगेगा। दैट इज क्या? बहुत ही वाइड रेंज, हर किसी को इफेक्ट करता है। और जीएसटी इनकम लेवल नहीं देखता कि आप कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। अगर आप सामान खरीदना चाहते हो तो जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो इसलिए इसकी वाइड रेंज होती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होता किसको देना पड़ेगा किसको नहीं, सभी को देना है। क्लियर है? समझ आया? ये हमारा टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बीच में डिफरेंस था। इसको जरूर याद करके जाना, हाईली इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टार मार्क कर लो, 5 स्टार टॉपिक है ये, इसको याद कर लो। काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है आइटम्स कैटेगराइज्ड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा डायरेक्ट टैक्स होता है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स होता है? कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एज लाइबिलिटी कैन बी बर्डन और अपॉन सेम पर्सन। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी जो टैक्स देती है, ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मतलब जो इंसान की लाइबिलिटी है एज बर्डन आर ऑन द सेम पर्सन, सेम इंसान पर होते हैं। इनकम टैक्स मतलब जो भी इंसान पैसा कमा रहा है, इनकम कमा रहा है सैलरी वैलरी के फॉर्म में, उसे भी बोला जाता है इनकम टैक्स, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन मतलब एक प्रॉपर्टी थी 10 लाख की, ठीक है, उसका अप्रिसिएशन हो गया, बढ़ गया प्रॉपर्टी का वैल्यू, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया तो 20 लाख की हो गई। कितने की हो गई? 20 लाख की। और 20 लाख में आपने उसको सेल कर दिया, तो बेटा 20 लाख के अनुसार आपको उस पर प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गेन मतलब क्या? जब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, कि आपने कोई एसेट खरीदा हो और उसको आप जो है महंगे दाम पर बेचो, जैसे कि प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदी 20 लाख पर बेच दी, तो 10 लाख जो रुपए आपने ज्यादा कमाया वो आपका कैपिटल गेन है, वो आपका कैपिटल गेन है। उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है बेटा। प्रॉपर्टी सेल करते हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ता है, दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। वो भी नॉन रिकरिंग नेचर में होता है और डायरेक्ट टैक्स होता है। उसी इंसान को देना है जिसने प्रॉपर्टी बेची है। मैंने प्रॉपर्टी बेच दी है ना, क्योंकि मुझे और बड़ी प्रॉपर्टी लेनी थी, तो पड़ोसी आके थोड़ी टैक्स पे करेगा मेरा, क्यों करेगा? प्रॉपर्टी मेरी, इनकम मेरी हुई, तो मैं क्या बोलूंगा? टैक्स भी मुझे ही पे करना पड़ेगा। समझ आया? फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यूज रेफर टू रिसीट्स, ऐसी रिसीट्स ऑफ अ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज अदर देन टैक्स। टैक्स को छोड़कर किसी भी फॉर्म में आपकी रिसीट्स आ रही हैं, उसे क्या बोलते हैं? टैक्स रिसीट्स, मतलब सॉरी नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स को छोड़कर कोई भी सोर्सेज से आप पैसा कमा रहे हो तो नॉन टैक्स है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या बोलता है? ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट, बेटा ब्याज। गवर्नमेंट रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन से ब्याज आता है ना, वो भी क्या होता है बेटा? इनकम होती है। इंटरेस्ट, ब्याज का धंधा करते हैं ना, बैंक भी करता है, हाँ नॉर्मल लोग भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है। इंटरेस्ट आ रहा है लोन पे, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया होगा लोन, है ना, या फिर आपको दे दिया होगा, मान लो आरबीआई ने दे दिया होगा, मान लीजिए लोन जो है अपने किसको, किसी कमर्शियल बैंक को दे दिया, है ना, तो उन पे इंटरेस्ट जो आता है उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इनकम है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, बेटा गवर्नमेंट का कोई कंपनी जो है, जैसे कि
LIC, BHEL, ये कोई प्रॉफिट कमाए या फिर अपने डिविडेंड्स लेके आए, डिविडेंड्स पे करे, वो क्या होता है, वो भी इनकम होती है। अब कंपनी कोई प्रॉफिट कमा रही है तो वो किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी है तो पैसा भी गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, ठीक है। फीस, फीस क्या है बेटा, फीस होती है जैसे कोर्ट की फीस होती है, कोर्ट में गए, कोई रजिस्टर किया केस तो उसकी फीस देनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन फीस, बेटा पासपोर्ट के लिए रजिस्टर करवाया, पैन कार्ड के लिए करवाया, कंपनी रजिस्टर करवाई, पैसा लगता है। इंपोर्ट फीस, बेटा इंपोर्ट करा रहे हो कोई सामान तो उस फीस को कहा जाता है फीस, मतलब किसी भी सेंस में आप कोई रजिस्ट्रेशन या कोई गवर्नमेंट को कोई फैसिलिटी लेने के लिए कोई फीस देते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस मतलब क्या, इट इज अ पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग। क्या हो सकता है लाइसेंसिंग, लाइसेंस फीस पेड फॉर परमिशन ऑफ कीपिंग अ गन, टू ऑब्टेन अ नेशनल परमिट ऑफ कमर्शियल व्हीकल। कि ड्राइविंग लाइसेंस की बात करो, ड्राइविंग लाइसेंस की बात करो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस की बात करो, या आप बात करो मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपके गन का लाइसेंस होता है ना, गन लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इसकी भी फीस होती है, इसकी भी फीस होती है। तो ये पैसा भी अगर आप लोग बोल रहे हो तो वो क्या बोलते हैं, ये आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है, ये भी पैसा आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। फिर आता है फाइन्स एंड फीस। फाइन्स एंड फी मतलब भैया लॉ ब्रेक कर दिया, कानून ब्रेक कर दिया तुमने, कानून ब्रेक कर दिया मतलब क्या, हेलमेट नहीं लगाया था, नो हेलमेट, हेलमेट नहीं लगाया, चप्पल में बाइक चला रहे थे, चप्पल में कार चला रहे थे, चप्पल में स्कूटी चला रहे थे तो भी आपका चालान कट सकता है। ईयरफोन लगा के आप चला रहे थे गाड़ी तो भी चालान कट सकता है। ठुकी पीटी गाड़ी चला रहे हो तो भी चालान कट सकता है। PUC नहीं हो, पॉल्यूशन का आपका चेक ना हो, इंश्योरेंस ना हो गाड़ी का, नंबर प्लेट सही ना हो, इन सब चीज़ों पे आपके चालान कटते हैं। और वही सब चीज़ें क्या बोली जाती हैं, फाइन्स एंड पेनल्टीज। बेटा जो भी पेनल्टी आपको कानून ब्रेक करने पर दी जाए या फिर आपको फाइन पे करना पड़े, कोई लॉ ब्रेक कर दिया आपने उसको, तो बोलते हैं फाइन्स एंड पेनल्टीज। फिर आता है एस्चीट्स। एस्चीट्स मैंने बताया था आप लोगों को बेटा, ऐसा पर्सन हु डाइज विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी लीगल हेयर और अ विल। कि मतलब मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति, मैंने बताया था ना मिस्टर एक्स ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कोई इंसान नहीं, ना इनके बच्चे हैं, ना इनकी बीवी है, ना कोई है, तो इनकी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह आपकी होगी वो किसके पास चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। जिसका कोई लीगल आयर नहीं है, कि मतलब मांगने वाला कोई आदमी नहीं है इसकी प्रॉपर्टी को, ऐसे तो मांगने वाले तो कोई भी आ जाएगा, नहीं तो रैंडम इंसान, तो इसलिए आप यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं करते, खुद गवर्नमेंट रख लेती है प्रॉपर्टी, और वो भी इनकम ही है, हाँ या ना, तो वो भी इनकम है, मतलब एस्चीट्स कहा जाता है उन्हें। फिर आता है गिफ्ट्स एंड ग्रांट। बेटा गवर्नमेंट को ना गिफ्ट्स मिलती हैं, ग्रांट्स मिलती हैं फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बैंक्स, फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर बाहर की फॉरेन कंट्रीज से गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, तो भी हमारी इनकम ही होती है, वो भी इनकम ही है, ठीक है, ऐसे मिलते रहते हैं, तो ये रिकरिंग नेचर की भी मानी जाती हैं। क्लियर। फोरफीचर का मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए कानूनी मतलब कोर्ट की फीस हो गई, कोर्ट के अंदर मतलब मान लीजिए आपने कोई फोरफीट कर दिया, किसी लॉ ब्रेक कर दिया और जजमेंट सुनाया गया कि भैया आपको इतना पैसा देना है, तो उसे फोरफीचर कहेंगे, है ना। स्पेशल असेसमेंट, इट रेफर्स टू पेमेंट मेड बाय ओनर to those properties whose value has appreciated due to development activities of the government. For example, if a volume of property near a metro station has increased, then a part of development expenditure is recovered from the owner of such property. अब जरा देखना है कहानी सुनो, क्या हुआ, ये घर है देखो भूत वाला, टूटी खिड़की मकड़ी का जाला, देखो घर है भाई, किसका है, भूतनाथ का घर है, किसका है, भूतनाथ का घर है, ठीक है, भूतनाथ का घर है। ऐसी जगह पे था, बंजर जगहों पे जहां पे कोई रहता नहीं था, पर गवर्नमेंट ने क्या किया, सामने आए और ऐसी लाइन बिछा दी और ऐसा बड़ा सा ऐसा डब्बा बना दिया, ऐसा स्टेशन सा बना दिया। स्टेशन क्या है, मेट्रो स्टेशन। तो जो इसकी वैल्यू थी
वो वैल्यू थी कुछ, मान लो जैसे कि आपकी 10 लाख रुपए वैल्यू। तो भूत का घर था मानते थे लोग, क्योंकि अकेले पूरे सुनसान एक जगह पे सिर्फ यही घर था और कोई घर ही नहीं था। अब क्या हुआ, 10 लाख की जगह पे अब यहाँ पे क्या लोगों का जाला बोल रहे, लोगों का आना जाना चालू हो गया, लोगों का आना जाना चालू हो गया, क्योंकि बगल में मेट्रो स्टेशन बन गया। अब यहाँ पे बहुत सारे घर, बिल्डिंग वगैरह बनने लग गए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनने लग गई, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लग गई है ना, ऐसी खिड़की उड़की बना दी मैंने, तो ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लग गई, पूरा सिविलाइजेशन हो गया, हॉस्पिटल स्कूल वगैरह सब आ गए। इसकी वैल्यू जो है अचानक से बढ़कर 10 लाख से 50 लाख हो गई। कितनी हो गई, 50 लाख। तो गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट से, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है ये मेट्रो, हाँ या ना, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है ये मेट्रो बेटा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के आने से इसकी वैल्यू में इंक्रीज हो गया। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, सुन बे, तेरे बैठे बिठाए मैंने फायदा करवा दिया, तेरा बैठा बिठाई मैंने फायदा करवाया, अब मुझे टैक्स पे कर, टैक्स पे कर। क्या, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्या, बिल्कुल टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट की वजह से, गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट की वजह से आपको बेनिफिट हुआ, तो उस हिस्से पे आपको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, बेसिकली किसी तरह की फीस या कुछ आपको देना पड़ेगा, इनकम देनी पड़ेगी, उसे क्या बोलते हैं, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स गलत वर्ड है, इसे स्पेशल असेसमेंट कहा जाता है। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट, टैक्स मत गिनना उसको, स्पेशल असेसमेंट करना, क्योंकि हम नॉन टैक्स रेवेन्यू पढ़ रहे हैं अभी। तो स्पेशल असेसमेंट कहा जाता है इसको, कि कुछ ऐसी फीस या आप ऐसे कुछ परसेंटेज देते हो, अपने प्रॉपर कितनी वैल्यू बढ़ गई उसके हिसाब से, ठीक है, इसे कहा जाता है स्पेशल असेसमेंट। क्लियर है, समझ आया बेटा, हाँ या ना। इंक्रीज देन अ पार्ट ऑफ डेवलप, मेट्रो स्टेशन हैज इंक्रीज द पार्ट property near a metro station has increased, then a part of developmental expenditure is recovered from owners of such property। ऐसी प्रॉपर्टी के ओनर से आप पैसा भी वसूल करोगे। क्लियर है सबको, समझ आया, हाँ या ना बेटा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे हम KG 1 to 12 सारी की सारी वीडियोस पढ़ाते हैं, ऑल फॉर फ्री, सारे के सारे सब्जेक्ट्स। तो हम लोग जो है CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम भी हम लोग पढ़ाते हैं, उसके लिए अलग चैनल भी है, तो चाहे तो आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओलंपियाड्स, NTSC, CUET, स्पोकन इंग्लिश हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स को हम पढ़ाते हैं, सारे बोर्ड्स को, और सारी की सारी वीडियोस हमारी होती हैं फुल फ्री। तो आप किसी भी तरह के टैबलेट, किसी भी तरह के फोन, किसी भी तरह के लैपटॉप पे आप वीडियोस बिल्कुल देख सकते हो। उसके साथ साथ आप जो है E-नोट्स और E-बुक्स भी आप जो है अवेल कर सकते हो, जो कि हम लोग का टारगेट है 100 में से 100 नंबर लाना, हाँ या ना। और 95+% हमको अगर चाहिए एग्जाम के अंदर, तो हमारी टीचर्स की एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से ये नोट्स वगैरह बनते हैं, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। वी नो व्हाट टू राइट, हाउ टू प्रेजेंट, और हमें पता है वो, अगर आप जो चीज़ देखोगे उस हिसाब से आप उसको आगे मतलब लिखोगे और प्रेजेंट करोगे। तो दीज नोट्स विल रियली हेल्प यू अलॉट। इफ यू वांट देम, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, उसको प्रेस करिए, नोट्स और बुक्स को अवेल कर लीजिए। और आप चाहें तो हमें अलग दूसरे और सोशल मीडियाज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।